Hello everyone, my dear students. We are going to learn about conventional and non-conventional sources of energy in this video. And last time we have covered renewable and non-renewable energy sources, quality of good fuels, and you must have seen the previous part. If you haven't seen it, you may find the link of that particular video in my description of this video. And those students who are visiting for the first time, I will request to them that they should subscribe and also press the bell icon so that they will get the most useful videos related to the class 10th. We are going to cover everything: physics, chemistry, bio and math, and you will find so many sample papers and so many study materials here. So stay tuned, be with us, and let me continue. कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोर्स होते हैं जिनको हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। परंपरागत तरीके से इनका इस्तेमाल होते आ रहा है, तो ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन ऑफ वेरी हिस्टोरिक प्लांट्स है यहाँ पे, एंड एनिमल्स विच गॉट बरीड deep inside the early millions of year ago due to some natural process. किसी नेचुरल कारण की वजह से जब कई सारे पेड़ और पौधे और इंसान और जानवर सब के सब ज़मीन के नीचे दब गए थे कई सालों वर्ष पहले, तो गर्मी और प्रेशर की वजह से काफ़ी लंबे समय के बाद डीके होने की वजह से उनका जो निर्माण है उन्होंने चेंज कर लिया। कुछ ने चेंज कर लिया गैस में, कुछ ने चेंज कर लिया लिक्विड में, और कुछ ने चेंज कर लिया कोल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, द एनर्जी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ इन फैक्ट द सोलर एनर्जी विच वाज ट्रैप्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस। यानी यहाँ भी हमें कहेंगे कि जो सन है वही अल्टीमेट प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि जब इंसान और जानवर रहे होंगे तो उनको ज़िंदा रखने के लिए पेड़ भी रहे होंगे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर पेड़ रहे होंगे तो उनको ज़िंदा करने के लिए सनलाइट रही होगी, यानी सनलाइट ही जो होती है अल्टीमेट सोर्स होती है, ठीक है, सोलर एनर्जी की वजह से। तो प्राइमरी सोर्स सोलर एनर्जी ही है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स, सच फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉर्मेशन कैसे होता है फॉसिल फ्यूल्स का, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन एन एंटायर ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स ऑफन गेट बरीड इन सैंड और मड, ठीक है। दीज देन डिके एंड डिसइंटीग्रेट लिविंग नो साइन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। यानी अपने रहने का कोई अस्तित्व नहीं रहता उस किसी जानवर का, वो पूरा ख़त्म हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इनफैक्ट द हार्डर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आफ्टर देयर डेथ सेटल डाउन एंड आर कवर्ड बाई सेडिमेंट्स एंड सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कन्वर्ट्स देम इनटू फॉसिल फ्यूल्स। द प्रोसेस बीइंग रिफर टू एज फॉसिलाइजेशन। यानी जैसे कि हड्डी वगैरह जो होती है, ये भी बाद लंबे समय के बाद क्या होती है, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉसिलाइजेशन, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या है? द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, एंड वंस यूज्ड इट कैन नॉट बी रीन्यूड, ये फिर से रीन्यू नहीं किए जा सकते हैं। द सेकेंड वन इज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेस एयर पोल्यूशन। जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग है वो क्या करती है, वो एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है। दिस कॉजेस एयर पोल्यूशन, ठीक है। थर्ड वन इज द फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स इन द अर्थ आर लिमिटेड एंड मे गेट एग्जॉस्टेड सून। जो फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स हैं हमारे अर्थ में लिमिटेड हैं और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जानी है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था पिछले वीडियो में कि देयर विल लास्ट आफ्टर अबाउट 200 ईयर अगो, 200 ईयर लेटर्स, ओके। अब हम इसमें जो कुछ अलग से जो चीज़ें हैं जो इन सोर्सेज का जो हमारे यूज़ करते हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनमें जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो है थर्मल पावर प्लांट। दिस इज़ द इन इंडिया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 60% ऑफ एनर्जी is being supplied by such power plant. The rest of energy is being used 65% even. This is not exact data, you may check it by yourself, but I have some assumption that I think this is 65. The term thermal power plant is used since fuel is burned to produce heat energy which is converted into electrical energy. Thermal power plant क्या करते हैं, फ्यूल को बर्न करते हैं
और वो फ्यूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि बाद में हीट एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है टर्बाइंस को रोटेट करने के बाद। Large amount of fossil fuels are burned every day in power stations to heat up water to produce steam, which further runs the turbine to generate electricity, and the transmission of electricity is more efficient than transporting coal or petroleum over the same distance। यानी अगर ऐसा कहा जाए कि हम आपको कोयला भेज रहे हैं, आप बिजली पैदा कर लीजिए, तो ये काम बहुत ही कठिन होता, लेकिन अगर हम बिजली पैदा कर दे रहे हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो आसानी से पैदा हो सकता है। जैसे कि हमारे सिंगरौली में यहाँ पर जो कोल है NCL भी है और NTPC भी है, और यहाँ से जो दिल्ली है वो NCL कोल प्रोड्यूस करती है, वो NTPC को देती है, और जो NTPC है वो बिजली बनाता है, और यहाँ से वो 810 किलोमीटर दूर 810 किलोमीटर दूर वो दिल्ली को पूरी सप्लाई देती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अगर यहाँ से कहा जाए पूरा कोल जो है प्रोड्यूस करने के बाद सीधे दिल्ली में जाए और वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो ये उतना फिजिबल नहीं होता, एफिशिएंट नहीं होता। द सेकेंड वन इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो फॉलिंग वाटर है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पानी भर लिया जाता है डैम में, यहाँ पे ये यहाँ तक ये पूरा पोर्शन पानी से भरा हुआ है, और ये जो पानी का जो ऊपर का प्रेशर है, ये जो प्रेशर है इसका, ये इसको नीचे मूव यहाँ पे फोर्स लगाता है, और ये पानी यहाँ से सीधे यहाँ पे टरबाइन के पास जाता है, और ये जो टरबाइन है यहाँ से ऐसे ऐसे ये पानी का प्रेशर ये यहाँ पे है, ये यहाँ से मूव होता है, इस टरबाइन को रोटेट करता है, और यहाँ से पानी निकल जाता है टू रिवर, यानी अलग अलग दूसरे नदी में निकल जाता है। तो यहाँ से ये जो टरबाइन है ये कनेक्टेड होता है जनरेटर से, और जनरेटर कनेक्ट होता है पावर हाउस से, और पावर हाउस से पावर लाइन से, पावर लाइन से फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और ग्रिड के लिए भी ये पावर चली जाती है इस तरीके से, तब हमारे घर में पहुँचती है। ठीक है, तो इसमें यूज क्या हुआ, यूज़ हुआ जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है उसको कन्वर्ट कर दिया गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, और यही काइनेटिक एनर्जी इसको टरबाइन को रोटेट करने के काम आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एडवांटेज है जनरेटिंग हाइड्रो एनर्जी का वो क्या क्या है। मेन एडवांटेज क्या है कि इट इज़ रेडियली एंड एबंडेंटली अवेलेबल एवरीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये बहुत जगह पर जहाँ भी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इवन इंडिया की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं यहाँ, नदियों का पूरा जाल बिछा है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह अवेलेबल है। दूसरा, इको फ्रेंडली है। ठीक है, एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता। इट इज़ रीन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, वाटर के जैसे जैसे कि वाटर जो है, क्योंकि ये रिसाइकल होते रहता है, बारिश होती है फिर से पानी आ जाता है वापस, एंड इज़ रीन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और ना ख़त्म होने वाला सोर्स है। सस्ता है, इट इज़ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्टली इन्वॉल्वमेंट, इसमें कोई कॉस्टली इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है। बट एक बार जब आपने डैम बना दिया बहुत अच्छा सा, और वहाँ पर आपने एक बार पावर प्लांट क्रिएट कर लिया, बस इसको चलाने में जो पैसा खर्चा होता है तो खर्चा होता है, बाकी इसका एक्स्ट्रा कोई जो कॉस्ट है वो खर्चा इसमें नहीं होती है। एंड द अदर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज देयर, बायोमास मतलब बायोमास इज डिफाइंड, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एज द लिविंग मैटर और इट्स रेसिड्यू, एंड इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी लिविंग मैटर भी हो सकता है, ठीक है, या उसका बचा हुआ हिस्सा हो सकता है, ये सब भी किस में आते हैं, बायोमास में आते हैं। ठीक है, बायोमास में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ऑल द न्यू प्लांट ग्रोथ, जो नए नए पौधे ग्रोथ कर रहे हैं वो सब बायोमास के हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यू, जैसे बायोगैसेस, बाक्स, सी डस्ट, ठीक है, सॉ डस्ट, यहाँ पे जैसे कि लकड़ी, वुड, सेविंग्स, रूट्स, सॉ डस्ट है। ठीक है, एनिमल ड्रॉपिंग्स, कुछ भी जैसे कि गोबर हो गया और लकड़ी के टुकड़े हो गए, इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। बायोगैस हो गया, बायोगैस मतलब गोबर से जो गैस निकालते हैं। सॉ डस्ट यानी जब लकड़ी काटी जाती है जो डस्ट निकलता है उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे है, और जो थर्ड पोर्शन है इसमें कार्बोनेशियस वेस्ट लाइक सीवेज, गार्बेज, नाइट सॉइल्स, है ना, ये सीवेज, गार्बेज, नाइट सॉइल्स, और फिर बायोडिग्रेडेबल
जैसे हैं ऑर्गेनिक एफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, यानी जो कई सारे जो ऑर्गेनिक जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं किसी इंडस्ट्रीज से, वो सब बायोमास में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और बायोमास में हम आते हैं फिर बायोगैसेस में। तो बायोगैस होती है ये बहुत ही अच्छी सोर्स है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाई एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ठीक है, ए वाली जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी? बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाई anaerobic degradation of biomass in the presence of water but in absence of oxygen, in presence of water but in absence of oxygen। ऑक्सीजन नहीं होती है इसीलिए वो कैसा होता है? एनाएरोबिक डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। एरोबिक और एनाएरोबिक, एनाएरोबिक में एयर नहीं होता, ठीक है। इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स प्रोडक्शन फ्रॉम वेस्टली एंड कंटिन्यूसली अवेलेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। इसका ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। जैसे गाय की गोबर होती है, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, उसको एक बंद चैम्बर में डाल देते हैं और उसको सड़ने देते हैं, उसके सड़ने से गैस निकलती है और उस गैस में मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है और वो गैस बाद में कुकिंग के लिए, लाइटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ बायोगैस? एडवांटेज क्या है बायोगैस का, ठीक है। बायोगैस प्लांट being quite simple can easily be built in rural areas। रूरल एरियाज़ में आसानी से बना सकते हैं जहाँ पर गोबर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या पत्तों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या बायोलॉजिकल जो वेस्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ए स्मॉल प्लांट यूजिंग डंग फ्रॉम 3 to 4 heads ऑफ केटल इज केपेबल ऑफ सप्लाइंग बायोगैस फॉर 6 hours डेली फॉर कुकिंग पर्पस। यानी अगर किसी घर में 3 से 4 अगर गाय या बैल या कुछ भी जानवर है तो उनसे हर दिन 6 घंटे यानी 6 आवर का जो कुकिंग के लिए जो गैस है वो सप्लाई हो सकती है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। बायोगैस इज अ क्लीन फ्यूल दैट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो एस। एक क्लीन फ्यूल होता है और बिना किसी राख को, बिना किसी अलग से मटेरियल को छोड़े बिना, बिना किसी धुआं को छोड़े बिना ये बर्न होता है। जैसे एलपीजी का आप यूज करते हैं, आप सेम उसी तरीके से इसका भी यूज कर सकते हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज इथेन has a higher calorific value 55 kilojoule per gram and that of petrol is 50 kilojoule per gram। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि पेट्रोल से भी ज़्यादा इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, तब भी लोग इसका यूज़ नहीं समझते हैं, लोग इसको वेस्ट करते हैं। हालांकि गांव में अभी भी बायोगैस भले ना यूज करें लेकिन वो लोग काऊ डंग वगैरह का यूज़ बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, ठीक है। और इस वजह से भी इंडिया में काफ़ी सारा जो एलपीजी है वो बच जाता है। नहीं तो अगर जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जितने भी लोग हैं, जो अगर सबको एलपीजी गैस प्रॉपर तरीके से सप्लाई करने लगे, सब लोग एलपीजी गैस यूज करने लगे तो फिर काफ़ी कमी पड़ जाएगी, इवन दो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी एलपीजी गैस पूरे भारत में, ठीक है। द स्पेंट स्लरी बीइंग रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इट गुड मैन्यूर। यानी जो उसका जो स्लरी यानी जो इसका जो बाई प्रोडक्ट है, आप बायोगैस निकाल लेंगे, बायोगैस निकालने के बाद जो कचरा बचेगा वो सबसे ज़्यादा खाद यानी जो मैनूर के लिए के रूप में यूज होती है, ऑर्गेनिक खाद इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक है ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, बाकी सारे जितने भी फसल वगैरह यूज करने के लिए किसान के लिए हेल्पफुल होती है। बाय यूजिंग बायोगैस फायरवुड इज सेव्ड एंड डिफॉरेस्टेशन इज रिड्यूस। और इसी कारण से जो लकड़ी है और जो जंगल की कटाई है वो भी बहुत सारा रुक जाती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये एडवांटेज ऑफ बायोगैस का, ये सबसे ज़्यादा विलेज वगैरह में यूज होता है, लोग करते भी हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। यानी यूँ कहें कि शहर के लोग गांव के लोगों से बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, नहीं तो शहर के लोग भी इस तरीक़ों को इसको फॉलो भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस का कंपोजिशन क्या होता है? बायोगैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। अच्छा, बायोगैस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होती है मीथेन होती है, ठीक है। यहाँ पे इथेन लिखा हुआ है, यहाँ पे मीथेन लिखना है, ठीक है, ठीक है। मैंने मीथेन बताया हुए थे आपको कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होती है। जो मीथेन होता है यहाँ पे 75% होता है, ठीक है, दिस इज 75%। CO2 जो होता है 25% होती है, ठीक है, एंड ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। वेयर इज मीथेन इज हाई वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू मीथेन की होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बर्न नहीं करती और सिर्फ मीथेन बर्न करती है, आपके लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप इसको
यूज करेंगे और आप इसको समझेंगे। इसलिए मैं बोला था ये चैप्टर आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आपको सिखाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जो बायोगैस किस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है, बायोगैस प्रिपेयर की जाती है दो प्रकार से, एक होता है फिक्स डोम टाइप और एक होता है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप। ठीक है, दोनों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो फिक्स डोम टाइप है और जो फ्लोटिंग डोम टाइप है, हम यहाँ पर जैसे कि फिक्स डोम टाइप ही देखेंगे। यहाँ पर फ्लोटिंग डोम टाइप में बस वही जो फिक्स पोर्शन होता है वो फ्लोटिंग हो जाता है। ठीक है, तो फिक्स डोम टाइप का जो आपकी बुक में दिया गया है हम उसको देखते हैं यहाँ पे। द मेन पार्ट ऑफ फिक्स डोम टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट्स आर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या होते हैं। ये होता है आपका जो स्लरी हो गया और इस तरीके के सॉइल यहाँ पे पोर्शन बने होते हैं। ठीक है, ये गैस टैंक हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गैस भरती है पूरा। यहाँ से जो भी आपका जो पोर्शन होता है गोबर का, कचड़े का, पूरा सब इसमें से डालते हैं और यहाँ से जाके पूरा यहाँ से जाता है इस तरीके से और इस चैम्बर में पूरा फिलअप हो जाता है और कई दिनों के लिए आप इसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसमें कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया भी डाल दी जाती हैं जिससे पूरा अच्छे से जल्दी इसका जो सड़ने का प्रोसेस हो थोड़ा फास्ट हो जाए। और ये क्या करती हैं इसको इसके में नाइट्रोजन इनरिच कर देती हैं और यहाँ से जब अब देखिए इसका जो लेवल है, इस पोर्शन का लेवल और इस पोर्शन का जो लेवल है ये हाई है और ये थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि जब भी यहाँ पर आप डालेंगे तो एक होता है हाई पोटेंशियल और ये होता है लो पोटेंशियल। तो हमेशा इसका जो मूवमेंट है यहाँ से इस तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे गैस बनेगी तो गैस यहाँ इकट्ठा रहेगी, गैस कभी भी लीक होकर यहाँ नहीं जाएगी। ठीक है, गैस हमेशा ऊपर की ओर जाती है क्योंकि गैस की टेंडेंसी होती है हमेशा ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, तो इस वजह से जो गैस होगा वो ऊपर की तरफ ही मूव करेगी और जो गैस ऊपर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्रेशर की वजह से, क्योंकि गैस भी यहाँ पर प्रेशर डालेगी, तो ये जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मैन्योर है, जो ऑलरेडी जो सड़ चुका है, वो चीज़ खाद बन चुकी है, वो यहाँ से जाएगी और यहाँ आउटलेट टैंक से यहाँ पर निकल के आएगी और इसको फिर बाद में फर्टिलाइज़र के रूप में, खाद के रूप में यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये पोर्शन है ये गैस का आउटलेट है, जब आपको चाहिए तो इसकी नोब को आप रोटेट करके गैस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिक्स डोम टाइप, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरा कंक्रीट वगैरह स्ट्रक्चर से बनाया जाता है, तो इस तरीके की इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो डाइजेस्टर होता है, डाइजेस्टर क्या होता है? इट इज़ अ वेल शेप्ड अंडरग्राउंड टैंक मेड ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, इट्स रूफ इज सम्स डोम शेप, यहाँ पे सोम शेप लिखा है, डोम शेप, डी शेप। ठीक है, विच एक्ट एज ए स्टोरेज टैंक ऑफ बायोगैस, यानी जो इस तरीके का जो पोर्शन बना हुआ है बीच में। ठीक है, दिस इज डाइजेस्टर। ठीक है, मिक्सिंग टैंक सबसे ऊपर ही रहता है। इट कंस्ट्रक्टेड ऑन द ग्राउंड लेवल वेयर कैटल डंग एंड वाटर आर मिक्सड, यहाँ पर वाटर और कैटल डंग ये सब मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, इनलेट टैंक, जहाँ से ये चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड बिलो द मिक्सिंग टैंक। ठीक है, ओवरफ्लो टैंक, ठीक है, इट इज कंस्ट्रक्टेड स्लाइटली बिलो द लेवल ऑफ मिक्सिंग टैंक, जो मैंने आपको बताया था कि एक हायर लेवल पे होता है पोटेंशियल पे और एक थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, आउटलेट टैंक, इट इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ओवरफ्लो टैंक, ओवरफ्लो टैंक से भी ये नीचे होता है और जिससे कि ओवरफ्लो होने के बाद भी बाकी जो पोर्शन है वो यहाँ पर आ जाए। आप इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइज़र यहाँ निकल रहा है, तो ये वाला पोर्शन और नीचे होगा, ये वाला पोर्शन सबसे ऊपर ए रहेगा, फिर उससे नीचे ए रहेगा, फिर उससे नीचे ए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब डालेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पर इस तरीके से निकल आएगा और यहाँ पर जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर निकल आएगा और यहाँ पर भी जब ज़्यादा होगा तो यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये सारी चीज़ें पैक होती हैं और ये जो गैस बनती है ये हमेशा ऊपर बढ़ने के बाद ऊपर ही जाती है, इस वजह से गैस यहाँ कभी नहीं जाती और गैस जो होती है वो सीधे ऊपर ही जाती है। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे एनारोबिक फर्मेंटेशन की वजह से होता है। ठीक है, और बायोगैस जो होती है कम से कम 50-60 दिन रहने के बाद इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा बायोगैस बनती है तो ऑटोमेटिक यहाँ से जो मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है, वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, और यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी मच यूजफुल फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और जनरली इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस हैं वो कम आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही अच्छे आते हैं। और ये चैप्टर आपके सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए रियली हेल्पफुल भी है। और कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर बात करें, कभी इंटरव्यू की बात करें, तो ये तब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आ सकें, और साथ में आपके एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और भी कई सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।